Good morning to all students। अभी तक की क्लासों में हम लोगों ने घनत्व तक पढ़ लिया था। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण क्या लिखा हुआ है देखिए। इसमें कह रहा है कि अधातुओं की धातुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की तथा ऋणात्मक आयन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति होती है। अधातुएं अन्य धातुओं के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करके संयुक्त होती हैं। अब इस लाइन का अर्थ समझेंगे क्या है। कहने का अर्थ ये है कि अधातुएं धातुओं के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके या तो ऋणायन बना देंगी या फिर अधातुएं धातुओं के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेती हैं। तो यही दो काम करेंगी, या तो इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेंगी या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती हैं। फिर लिखा है ऑक्सीजन के साथ क्रिया। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने ऑक्साइड बनाती हैं। इनमें से कुछ ऑक्साइड अम्ल बनाते हैं जब इन्हें जल में घोला जाता है। कहने का अर्थ ये है कि अधातुएं जब ऑक्साइड से या ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो उनके ऑक्साइड बना देती हैं, लेकिन जब इन्हीं ऑक्साइड को जल में हम लोग घोलते हैं तो उनका अम्ल प्राप्त हो जाता है। यानी ऑक्साइड को जब जल में घोला जाता है तो उनके क्या प्राप्त हो जाते हैं, अम्ल प्राप्त हो जाते हैं। जैसे देखिए पहली रिएक्शन दी हुई है हमारी, कार्बन लिखा है, फिर प्लस में ऑक्सीजन लिखा है, और यही कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ कर के बना रहे हैं CO2, जिसे कहते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हमने जल के साथ जोड़ दिया तो हमारा अम्ल बन कर के तैयार हो गया H2CO3। क्या हो गया भाई, H2CO3। अब इसी क्रम में अधातुओं की जब क्लोरीन के साथ क्रिया होती है तो अगली हेडिंग है हमारी क्लोरीन के साथ क्रिया। यानी जब अधातुएं क्लोरीन के साथ क्रिया करती हैं तो अपने अपने क्या बना देती हैं, क्लोराइड बना देती हैं। जैसे देखिए लिखा है P4 का मतलब होता है फास्फोरस, और फास्फोरस के साथ जब क्लोरीन Cl2 की क्रिया हुई तो देखिए PCl3 बन गया। और एक बात आपको याद रखना है, रिएक्शन के दाएं और बाएं हर एक परमाणु की संख्या बराबर होती है। जैसे 4 फास्फोरस इधर हैं तो 4 फास्फोरस इधर भी हैं। 6 दूनी 12 क्लोरीन लेफ्ट साइड में है तो 4 तियां 12 क्लोरीन जो है आपके राइट साइड में उपस्थित हैं। फिर लिखा है अगली हेडिंग अम्लों से क्रिया। अधातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागने के बजाय ग्रहण करती हैं। यानी अधातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागती नहीं हैं बल्कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती हैं, ले लेती हैं। वे अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती, साथ ही साथ क्या करती हैं, जो अम्ल होते हैं अम्ल से हाइड्रोजन को निकालती नहीं है, विस्थापित नहीं करती हैं। अगली हेडिंग है धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया करके ये यौगिक बनाती हैं, ये आयनिक यौगिक बनाती हैं। फिर लिखा है Cl2Na, यानी जो हमारे क्लोरीन और सोडियम है ये दोनों आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। अगली देखिए बात लिखी हुई है हाइड्रोजन के साथ क्रिया। अब क्या करती हैं अधातुएं हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करके हाइड्राइड बनाती हैं। अमोनिया हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा मीथेन हाइड्राइड हैं। यानी जो अमोनिया है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, और मीथेन का सूत्र होता है CH4। अब सभी सूत्रों में देखिए H लगा हुआ है और H यहाँ पर माइनस के रूप में है। जब H माइनस के रूप में होता है तो उसे कहते हैं हम लोग हाइड्राइड। क्या कहते हैं, हाइड्राइड। और सभी अपने अपने क्या हैं, हाइड्राइड बना रही हैं। फिर लिखा है कुछ प्रमुख धातुओं के अयस्क। सबसे पहले देखिए
धातुएं के अयस्क में साइड में क्या लिखा है, लिखा है इनका घनत्व तो उच्च होता है। आप सभी को पता है कि धातुओं का घनत्व तो घनापन क्या होता है, ज़्यादा होता है। अधातुओं में देखिए क्या लिखा है, हीरा को छोड़कर, हीरा जो कि एक कार्बन का रूप है, हीरा को छोड़कर इनका घनत्व क्या होता है, निम्न होता है, कम होता है। फिर लिखा है धातुओं की तरफ, मरकरी को छोड़कर जो एक द्रव है कमरे के ताप पर ये प्रायः ठोस होते हैं। यानी सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। फिर लिखा है धातुओं की साइड में, ब्रोमीन को छोड़कर जो द्रव है ये प्रायः ठोस या गैसें होती हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि अधातुएं या तो आपको ठोस मिलेंगी या फिर आपको गैस मिलेंगी, लेकिन ब्रोमीन ऐसा है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। फिर देखिए धातुओं की तरफ लिखा है, मरकरी व गैलियम को छोड़कर इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। यानी मरकरी और गैलियम ऐसे हैं जिनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। अधातुओं में इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं भैया, निम्न होते हैं। फिर लिखा है धातुओं की तरफ, ये ऊष्मा या वैद्युत के सुचालक हैं। इधर लिखा है धातुओं में, ग्रेफाइड को छोड़कर, यानी ग्रेफाइड ऊष्मा और बिजली का सुचालक है, लेकिन हर एक अधातु ऊष्मा या वैद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। ये आपको बात याद रखनी है। फिर लिखा है धातुएं आघात वर्धनीय, कठोर तथा तन्य होती हैं, यानी तार बनाए जा सकते हैं, जबकि अधातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, भंगुर होती हैं और क्या होती हैं, अतन्य होती हैं। अगली बात देखिए लिखा हुआ है अधातुओं के उपयोग। अब अधातुओं का उपयोग कैसे कैसे किया जाता है। अब लिखा है लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस की तीली बनाने में तथा फायर वर्क में किया जाता है। यानी जो हमारा लाल फास्फोरस है इसका प्रयोग माचिस के मसाले और फायर वर्क का मतलब है जितने हमारे पटाखे हैं जो हमारी ऊपर जाके रोशनी देती है, ऐसे आतिशबाजी में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर लिखा है हीरे के रूप में कार्बन का प्रयोग आभूषण बनाने, काटने व पीसने वाले उपकरणों में किया जाता है, और ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल की लीड बनाने में किया जाता है। पेंसिल के अंदर जो भरा होता है वही ग्रेफाइट होता है। फिर लिखा है सल्फर का प्रयोग फायर वर्क में, कृषि के लिए, कीटनाशक के लिए किया जाता है। और सल्फर जो है इसका भी प्रयोग आतिशबाजी और कृषि के अंदर कीट को मारने के लिए किया जाता है। अगली बात लिखा है सल्फर का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल, त्वचा रोगों और संक्रमण के लिए मलहम बनाने के लिए किया जाता है। अगली बात लिखी 5वां पॉइंट, फास्फोरस चूहों को मारने व अनाज को संरक्षित रखने में उपयोगी है। फिर लिखा है अगला 6वां पॉइंट, फास्फोरस यौगिक रासायनिक उर्वरकों में बहुत उपयोगी है। यानी फास्फोरस ऐसा है जो रासायनिक यौगिकों में क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सिलिकॉन कार्बाइड बहुत कठोर पदार्थ होने के कारण कठोर अधातुएं व चट्टानों के लिए औजार बनाने में उपयोग किए जाते हैं। फिर लिखा है सिलिकॉन का प्रयोग अर्धचालक के रूप में बहुतायता में होता है। इसका प्रयोग कांच व सीमेंट में बनाने के लिए किया जाता है। तो ये अधातुएं के कुछ क्या हो गए भाई, इनके उपयोग हो गए कि कहाँ कहाँ पर हम अधातुओं का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से हमने अधातुओं के उपयोग पढ़ लिए। अगली हेडिंग है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लिखा है यह पाया जाता है कि धातु क्रियाशीलता श्रेणी में अधिक क्रियाशील धातु क्रियाशील श्रेणी में अन्य कम क्रियाशील प्रतिस्थापित करके इसका लवणीय विलयन बनाती है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक प्रतिस्थापन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील
के इसके लवण के क्षारीय विलयन में प्रतिस्थापित करता है तो होने वाली अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया या रासायनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के मदद से समझिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए रिएक्शन में लिखा है Fe, इधर लिखा हुआ है प्लस में CuSO4। अब देखिए Fe देखिए Cu की जगह पर आ गया और Cu बाहर निकल गया, यानी जब कोई चीज़ दूसरे के स्थान पर आ जाए तो उसे ही कहते हैं हम लोग प्रतिस्थापन। क्या कहते हैं भैया? प्रतिस्थापन कहा जाता है। उदाहरण में देखिए लिखा है, यदि लोहे के एक ब्लेड को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है तो इस कॉपर पर कॉपर का आवरण परत चढ़ जाता है। आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देती है? प्रतिस्थापित कर देती है। रिएक्शन के माध्यम से देखिए लिखा है Fe प्लस में CuSO4, FeSO4 प्लस में Cu, यानी Cu की जगह पर यहाँ पर आयरन आ गया और जो है आयरन आ गया और कॉपर बाहर चला गया। अब इसी बात को यहाँ पर जो है लिख करके समझाया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि लोहे के चूर्ण को कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ मिलाकर हिलाया जाता है तो यह भूरा कॉपर देता है। कॉपर सल्फेट का नीला रंग भी आयरन सल्फेट के पीले रंग से प्रतिस्थापित हो जाता है। यदि कॉपर क्लोराइड विलयन या कॉपर नाइट्रेट विलयन लिया जाता है तो परिणाम वही रहता है। अभिक्रिया किसी भी घुलनशील कॉपर लवण के साथ ही की जाती है। मैग्नीशियम तथा जिंक भी विलयन में डुबोया जाए तो कॉपर अपने सापेक्ष विलयनों में मैग्नीशियम या जिंक को प्रतिस्थापित नहीं करती है। उपर्युक्त प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं अत्यधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को प्रतिस्थापित करती हैं, परंतु कम क्रियाशील धातुएं अधिक क्रियाशील को प्रतिस्थापित नहीं करती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 रिएक्शंस और लिखी हुई हैं, इनको भी पढ़ लिया जाए एक बार। देखिए लिखा है, जब जिंक का एक टुकड़ा लेड नाइट्रेट के विलयन में रखा जाता है तो लेड के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। देखिए कैसे, जिंक लिखा है प्लस में PbNO3, ये हमें दे रहा है ZnNO3 और प्लस में Pb। फिर अगली रिएक्शन देखिए, यदि कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में रखा जाए तो विलयन का रंग नीला हो जाता है क्योंकि कॉपर नाइट्रेट बनता है तथा कॉपर या सिल्वर के सलेटी क्रिस्टल बनते हैं। अब लिखा है कॉपर को AgNO3 के साथ जोड़ दिया गया तो CuNO3 बना प्लस में Ag बन गया। ये भी देखिए एक Cu की जगह Ag की जगह पर Cu पहुंच गया और Ag को बाहर निकाल दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। आगे लिखा, अन्य धातुओं के लवणों के विलयन में धातुओं को रखने पर क्रिया के फलस्वरूप एक प्रतिस्थापन श्रेणी बनती है। शीर्ष पर स्थित धातुएं श्रेणी के निचले सिरे पर स्थित धातुओं के लवणीय विलयनों के साथ क्रिया करेंगी तथा इस प्रकार के निम्न धातुएं प्रतिस्थापित होती हैं। चलिए ये हम लोग आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर।